हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। आज के वीडियो में देखिए मैं आपको बताऊंगा अपना, जैसा कि आपको पता है बायोकेमिस्ट्री की यूनिट चल रही है और बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट है उसको कंप्लीट कर लिया है और उसका मेटाबॉलिज्म भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के ऊपर होने वाला है। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक लिपिड्स के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम थोड़ा सा लिपिड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन हम लिपिड के मेटाबॉलिज्म या फिर उसके डाइजेशन के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा लिपिड्स के बारे में जान लेते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं बेसिकली। तो लिपिड्स की हम बात करें तो लिपिड्स एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड है किसका, जिसके अंदर आपके फैट्स आते हैं और ऑयल्स आते हैं। ठीक है, फैट्स और ऑयल्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स कहलाते हैं। दोनों को मिलकर अपन क्या कह सकते हैं? लिपिड्स कह सकते हैं। ठीक है, यदि हम इनके कैरेक्टराइज की बात करें, यानी कुछ कैरेक्टर्स देखें, तो इनको टच करने पर, इनको फील करते हुए थोड़ी ग्रीसी फील देते हैं, यानी कि इनका जो फील है वो चिपचिपे होते हैं देखने में। ठीक है, साथ ही साथ वाटर के अंदर ही इनसॉल्युबिलिटी प्रदर्शित करते हैं, यानी ये वाटर के अंदर, पानी के अंदर घुलते नहीं है पूरी तरीके से। यदि सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर ये सॉल्युबिलिटी हमें शो करते हैं, यानी कि ये उनके अंदर घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं। उन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आपका आ सकता है एल्कोहल आ सकता है, इसके अलावा बेंजीन आ सकता है आपका, और इसके अलावा ईथर आ सकता है। ये सारे कैसे हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ये जो फैट्स होते हैं ये क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, यदि हम इनकी कंपोजिशन की बात करें तो जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर कंपोजिशन देखा था कि उसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी क्या होते हैं? CHO, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर ही क्या बने होते हैं? ये मेनली बने हुए होते हैं लिपिड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यदि हम एनर्जी की बात करें कि ये हमें क्यों नीडी होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है, तो जिस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है कार्बोहाइड्रेट, सेम इसी प्रकार से दे आर मोर कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, प्रोवाइडिंग 2.5 टाइम्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। यानी कि ये हमारे लिए एनर्जी के सोर्स हैं। ठीक है, और इनके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी हम ले सकते हैं, यानी इतनी एनर्जी हमें देते हैं जितनी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स मिलके भी नहीं दे पाते, यानी उनसे लगभग 2.5 गुना एनर्जी हमें ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो आपको पता था कि इनकी जो एनर्जी देने की वो है, क्वालिटी है, वो एनर्जी की क्वालिटी बहुत ही लेट देते हैं हमें, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए क्विक, तुरंत हमें एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन ये जो एनर्जी देते हैं हमें थोड़ा लेट देते हैं, इसलिए हम इन्हें प्राइमरी सोर्स के रूप में एनर्जी में नहीं कंसिडर करते हैं। इसलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे, वो कार्बोहाइड्रेट्स रखे जाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आगे बात करते हैं कि फैट्स आर सॉलिड एट 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो फैट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं 20 डिग्री सेल्सियस के अंदर। यदि ये लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाए इसी टेम्परेचर के ऊपर तो इन्हें हम क्या कह देंगे? ऑयल्स कह देंगे। ठीक है, सॉलिड है तो इसे अपन फैट्स कह रहे हैं, और यदि यही लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा तो इसे अपन क्या कहेंगे? ऑयल्स कहेंगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फूड फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड, यानी कि जो फूडी फैट्स होते हैं जिन्हें हम फूड के अंदर यूज़ करते हैं, उनकी मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी है? वो है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में अपन इन्हें कंसिडर करते हैं। तो ये लिपिड्स के बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन में बात करी। अब देखिए आगे यदि हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि लिपिड्स का क्लासिफिकेशन अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे कि लिपिड्स को यदि क्लासीफाई करना चाहें तो लिपिड्स कितने क्लासेस के अंदर क्लासीफाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम लिपिड्स की बात करते हैं, तो लिपिड्स 3 क्लासेस के अंदर क्या हो सकता है? क्लासीफाई हो सकता है। 3 क्लासेस कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे सामने आता है सिंपल लिपिड्स, दूसरे नंबर पर आता है कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरे नंबर पर आता है हमारे सामने डेराइव्ड लिपिड्स। इन 3 क्लासेस के अंदर अपन से डिवाइडेशन है वो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स के अंदर क्या आता है? देखिए सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड आता है और वैक्सेस आता है, यानी कि 2 फॉर्म आते हैं सिंपल लिपिड्स के अंदर, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड है और वैक्सेस है। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की हम यहाँ पे बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड के अंदर अपन क्या देखते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड की हम यहाँ पे बात करें तो ट्राइग्लिसराइड के अंदर देखिए ग्लिसरॉल आते हैं और फैटी एसिड्स आते हैं। ठीक है, ये दोनों किसके अंदर क्लासीफाई अपन ने कर रखे हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर अपन इन्हें क्या करते हैं? ट्राइग्लिसराइड को क्लासीफाई कर देते हैं। आगे फैटी एसिड को यदि हम क्लासीफाई करने जाएं तो इसको भी आगे क्लासीफाई कर सकते हैं 2 क्लासेस के अंदर, इसमें एक होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इन 2 क्लासेस के अंदर अपन इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी आगे अपन क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में हमने डिटेल के अंदर जब लिपिड्स के बारे में पढ़ाया था, तो वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिटेल में बताया कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, वहाँ मैंने आपको कंप्लीटली बताया था। यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंपल चीज़ पढ़ने वाले हैं कि सिंपली क्लासिफिकेशन देखें तो किस तरीके से देख सकते हैं। दूसरा आता है हमारे सामने सिंपल लिपिड्स के अंदर बैक्स आते हैं कि बैक्स क्या होता है। वैक्स के यहाँ पे एग्जांपल देखने वाले हैं कि वैक्स के एग्जांपल होते हैं जैसे कि हनी कॉम्ब, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है तो उसके अंदर वैक्स होता है। दूसरा ईयर के अंदर जो वैक्स मिलता है उसे ईयर वैक्स, सेरुमेन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल लिपिड्स की यहाँ पे बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं तो कंपाउंड लिपिड्स की हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंपाउंड लिपिड्स क्या होता है। तो कंपाउंड लिपिड्स को हमने 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया वापस से, एक होते हैं फॉस्फोलिपिड और दूसरे होते हैं ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या होता है कि लिपिड के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसे अपन फॉस्फोलिपिड कहेंगे। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर बनी हुई होती हैं।
ठीक है। ऐसे यदि हम ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं, तो ग्लिसरॉल या फिर हम कहें ग्लूकोज लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ग्लाइकोलिपिड के अंदर कंसीडर करेंगे। ठीक है। ग्लाइकोलिपिड को आगे डिवाइड करते हैं, और फॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल की बात करें तो लेसिथिन आता है और सेफिलिन्स इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है। इसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड को आगे क्लासिफाई करना चाहें तो एक आता है इसके सामने सेरेब्रोसाइट्स और दूसरे होते हैं गैंग्लियोसाइट्स। ये आपके ग्लाइकोलिपिड के टाइप हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो डेराइव्ड लिपिड्स की हम यहाँ पे बात करते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स का मतलब क्या होता है कि जो हमने डेराइव किया है, जिनको हमने बनाया है चीज़ों से। ठीक है। तो डेराइव्ड लिपिड्स के अंदर क्या आते हैं, सबसे पहले स्टीरॉयड आते हैं, फिर स्टीरोल्स आते हैं, फिर लास्ट में कैरेटिनॉइड्स आते हैं। ये सारे कैसे हैं, डेराइव्ड लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो स्टीरॉयड्स के अंदर यदि हम बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए बाइल एसिड हो गया और सेक्स हार्मोन्स हो गए, ये क्या है, स्टीरॉयड्स हैं। ठीक है। इसी तरीके से स्टीरोल्स की हम बात करते हैं तो कोलेस्टेरॉल हो गया आपका, एर्गोस्टेरॉल हो गया। ठीक है, ये स्टीरोल्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे यदि हम कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं तो कैरोटीन हो गया, जेंथोफिल्स हो गया। तो ये सब क्या है, आपके डेराइव्ड लिपिड्स हैं, यानी किसी चीज़ से डेराइव हमने इनको किया है। ठीक है, बेसिकली नेचर के अंदर ये मिलते हैं। तो ये हमने लिपिड्स का क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अपन देखिए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के बारे में भी बात करते हैं कि जो फैट्स होते हैं उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से होता है। तो when a person takes his food, it enters the stomach where gastric lipase produce slight hydrolysis of fat। ठीक है। क्या होता है कि जब भी किसी पर्सन ने फूड को कंज्यूम किया, टेक किया फूड को, उसके बाद वो सबसे पहले पहुंचा उसके स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर एक एंजाइम है, वो रिलीज होगा जिसे अपन कहते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा क्या करेगा, वो हाइड्रोलाइसिस करेगा किसका, फैट का। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय यूनाइटिंग विद वाटर, यानी पानी के साथ उसको कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर उसे क्या कर देगा, तोड़ देगा। ये हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट कहलाता है। तो सबसे पहले क्या हो गया, फैट का हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या होगा, स्टमक के अंदर हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट हो गया, इसके बाद वो पहुंचेगा ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम में वाइल सिक्रेट होगा, और फिर क्या होगा, फैट्स का इमल्सिफिकेशन होगा, यानी फैट्स के ऊपर जो है बाइल जूस आके कंबाइंड होगा। ठीक है, इसे अपन कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिससे मिसेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद पेनक्रिएटिक लाइपेज आएगा, वो इंटेस्टाइनल लाइपेज के साथ जुड़कर क्या करेगा, ब्रेक डाउन द फैट्स इनटू अ मिक्सचर ऑफ मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड। ठीक है, यानी कि जो पेनक्रिएटिक लाइपेज है और इंटेस्टाइनल लाइपेज है, दोनों आपस में जाके अटैक करेंगे किसके ऊपर, जो इमल्सिफिकेशन बना है, मिसेल बना है, उसके ऊपर जाके, और उसको ब्रेक डाउन कर देंगे किसके अंदर, एक मिक्सचर के अंदर उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, जिस मिक्सचर के अंदर क्या होगा, मोनोग्लिसराइड होंगे, डाइग्लिसराइड होंगे, फैटी एसिड होंगे। ठीक है, द प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द लैक्टिल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू थोरेसिक डक्ट, देन टू द ब्लड स्ट्रीम एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे जो फैटी एसिड्स बने हमारे सामने, मोनोग्लिसराइड बने, डाइग्लिसराइड बने, फैटी एसिड बने, ये प्रोडक्ट है किसके, डाइजेशन के। जब फैट का डाइजेशन हो गया तो लास्ट में हमारे सामने फैटी एसिड्स आ गए। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाई जाती हैं, लैक्टिल्स पाई जाती हैं। लैक्टिल्स का फंक्शन आपको पता होगा कि ये फैट को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ने लैक्टिल्स ने क्या कर लिया, जो फैटी एसिड्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद थोरेसिक डक्ट में भेज दिया, जहाँ से ब्लड स्ट्रीम में चले गए, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ चले गए, पूरी बॉडी की सेल्स के ऊपर, ये अंदर ये जा चुके हैं एक एक सेल के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है फैट का। ये मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। आगे चलिए, अब अपन आते हैं फैट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर कि फैट का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए। द लीवर असिस्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड प्रिपेयर फैट्स फॉर डिपोजिशन इन द टिश्यू। ठीक है, यानी कि लीवर क्या करता है, फैट का ऑक्सीडेशन करता है और फैट को डिपोजिट करता है किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। इन द टिश्यू सम ऑफ द फैट इज ऑक्सीडाइज टू गिव हीट एंड एनर्जी। उस टिश्यू के अंदर कुछ फैट ऐसा है जो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो हमें हीट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जितना फैट्स हमें काम में आ गए हैं, जितने फैट से हमें एनर्जी लेनी थी उन्हें ले ली। अब कुछ रेस्ट फैट बच गया, यानी कुछ फैट बच गया, उसको स्टोर करके रखना है। फैट इज स्टोर इन द फैट डिपोजिट्स, यानी फैट डिपोजिट्स के अंदर उसे स्टोर करके रख लिया जाएगा। फैट्स बिफोर दे कैन बी यूज एज बॉडी फ्यूल मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर कंबंशन इन द टिश्यू बाय द लीवर। जब उस फैट को, जो स्टोर फैट है, उसको हमें बॉडी के लिए एज अ फ्यूल यूज करना होगा, तो वहाँ से कंबंशन के थ्रू लीवर उसे क्या कर दिया जाएगा, वापस हमारे लिए उसको प्रोवाइड करा देगा एज अ फ्यूल के रूप में। ठीक है, दिस इज अ केमिकल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द लिवर सेल इज नोन एज डीसैचुरेशन ऑफ फैट्स। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डीसैचुरेशन ऑफ फैट कहलाती है, जो कहाँ होती है, लिवर की सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो ये फैट का मेटाबॉलिज्म देख लिया। अब जो बेस्ड प्रोडक्ट बना हमारे सामने, तो द बेस्ड प्रोडक्ट विच रिजल्ट फ्रॉम द कंबंशन ऑफ फैट इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सक्रीट बाय द लंग्स, स्किन एंड किडनीज। अब हमारे सामने फैट से कुछ बेस्ड प्रोडक्ट बने। जब फैट का कंबंशन हो गया, हमें हीट मिल गई, एनर्जी मिल गई, बॉडी फ्यूल के रूप में यूज हो गया, कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बना। बेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा।
ठीक है। वाटर बनेगा, उसको स्किन में पसीने के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर किडनी के द्वारा फिल्टर करके ब्लड से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फैट का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। चलिए आगे देखते हैं अपन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। यहाँ से आपका मेन जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है चैप्टर का। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। हमारे सामने चीज़ें आ गई कि हमने जब फैट का मेटाबॉलिज्म किया, फैट का डाइजेशन किया, तो हमारे सामने तीन चीज़ें निकल के आई थी। ठीक है, मोनोग्लिसराइड निकले थे, उसके बाद डाइग्लिसराइड निकले थे, और उसके बाद क्या निकले थे, फैटी एसिड निकले थे। तो हमें जो काम है फैटी एसिड से काम है, फैटी एसिड ही हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। तो फैटी एसिड का आगे चल के किस तरीके से ऑक्सीडेशन होता है, किस तरीके से हमें एनर्जी मिलती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देखिए फैटी एसिड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, फैटी एसिड्स हैं, और फैटी एसिड से ही हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है जिसके अंदर से हमें एनर्जी मिलने वाली है, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और वो कब होगी, जब फैटी एसिड क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, यानी फैटी एसिड भी आगे जाकर ब्रेक डाउन होंगे। फैटी एसिड जब ब्रेक डाउन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, एनर्जी मिलेगी हमें। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ होता है, यानी फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होता है। इट अकर्स इन मेनी टिश्यूज इंक्लूडिंग लिवर, किडनी, हार्ट, यानी लिवर के अंदर ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, किडनी के अंदर होता है, इसके साथ साथ हार्ट्स के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन एक हमारी बॉडी के अंदर ऐसा ऑर्गन है जहाँ कभी भी फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होता, और वो ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। ठीक है, और ब्रेन कभी भी फैटी एसिड से एनर्जी नहीं लेता। क्यों, क्योंकि ब्रेन को चाहिए क्विक एनर्जी। ब्रेन हमारा हमेशा काम करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उसे हमेशा क्विक एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये कभी भी थक नहीं सकती, ये मसल से कभी भी थक नहीं सकती कि हमें थोड़ा रेस्ट ले लें। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्विक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमेशा ग्लूकोज से एनर्जी कंज्यूम करता है। और मैंने आपको जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि लगभग 80% एनर्जी ग्लूकोज से जो मिलती है, 100% मिलती है, उसका 80% कौन ले लेता है, अकेला ब्रेन उसको यूज कर लेता है। ठीक है, 20% हमें बॉडी के लिए मिल पाती है। आगे देखिए, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कुछ हमने फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के टाइप्स देखे हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे सामने बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, दूसरा है हमारे सामने अल्फा टाइप, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, और अगला है हमारे सामने ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये साइंस है इसके, बीटा, अल्फा, ओमेगा। ये यहाँ पे कैसे बताए गए हैं कि जब कार्बन की चेन बनती है, ठीक है, कार्बन की चेन बनती है, तो उसके आधार पर यहाँ पे बताया गया है किस तरीके से कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो होता है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन, उसके बगल वाला डेल्टा कार्बन, उसके बगल वाला होता है ओमेगा कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यदि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसे अपन कहेंगे अल्फा ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका हुआ तो बीटा ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसका होगा तो डेल्टा, इसका कहेंगे होगा तो ओमेगा ऑक्सीडेशन अपन से कहेंगे। यहाँ पे हमारे जो काम की चीज़ है वो बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे काम आने वाला है, यानी कि सेकंड नंबर का जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है, इसलिए हम इसी को आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होता है। तो वो चीज़ देखिए कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का मतलब क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा। तो द ब्रेक डाउन ऑफ अ फैटी एसिड टू एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, यानी कि फैटी एसिड का आगे चल के ब्रेक डाउन होगा किसके अंदर, एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। इसे ही अपन क्या कहते हैं, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे होता है। तो ये होता है आपका किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर होती है ये प्रोसेस, यानी कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा फैटी एसिड का वो सेल की, लिवर सेल के अंदर हो रही है, हार्ट सेल के अंदर हो रही है, या फिर हम कहें किडनी सेल्स के अंदर हो रही है। तो सेल्स के कौन से पार्ट्स के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होती है। ठीक है, हम बात करते हैं प्रोसेस कैसी है। तो ये स्ट्रिक्टली एरोबिक है। स्ट्रिक्टली एरोबिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के ये कभी भी जो बीटा ऑक्सीडेशन है नहीं हो सकता, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, आगे देखिए, आफ्टर प्रोडक्शन एसिटिल कोएंजाइम ए इज फीड डायरेक्टली इनटू द क्रेब साइकिल, यानी कि जब एसिटिल कोएंजाइम में बन जाता है तो ये डायरेक्ट क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। जब हमने ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म देखा था वहाँ पे हमने क्रेब साइकिल देखी, जिसे अपन क्या कहते हैं, टीसीए साइकिल भी कहते हैं। तो उसके अंदर ये एसिटिल कोएंजाइम में एंटर कर जाता है। जब मैंने वहाँ पे आपको क्रेब साइकिल पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ से आता है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फैटी एसिड होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से ये एसिटिल कोएंजाइम में आता है। तो ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ चला जाएगा, क्रेब साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है, द बीटा ऑक्सीडेशन है यहाँ पे क्या है, बीटा। द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन्वॉल्व 3 स्टेज, यानी कि यहाँ पे 3 स्टेज होंगी बीटा ऑक्सीडेशन के होने की। तो वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल, यानी साइटोसोल के अंदर सबसे पहले फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा, फैटी एसिड क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। उसके बाद जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स हैं, एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा, पास आउट किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एक दूसरा शटल चलेगा जिसे अपन कहते हैं कार्निटिन शटल कहते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें हो गई इसके बाद जो प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन है वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात करेंगे। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ें परफॉर्म होती हैं, यानी कि 3 सेल के ऑर्गन है वो काम आने वाले हैं। सबसे पहले जो फैटी एसिड का एक्टिवेशन होगा वो साइटोसोल के अंदर होगा।
उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है एक्टिवेटेड फैटी एसिड का, उसको कहाँ भेजा जाएगा, साइटोसोल में से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजा जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन होने वाला है वो कंप्लीट होगा वहाँ पे जाके। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। अब हम आगे वीडियोस में बात करेंगे कि इन्वॉल्व 3 स्टेज कौन कौन सी होती हैं, तीनों स्टेज के बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली स्टेज हमारे सामने आती है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि हम सबसे पहले फैटी एसिड के एक्टिवेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम काम आने वाले हैं और किस तरीके से वो चीज़ें होंगी वो समझिए। दिस प्रोसीड, यानी कि ये जो प्रोसेस होती है ये एक एंजाइम के द्वारा प्रोसीड होती है, कौन सी है, फैटी एसिड थायोकाइनेज। ठीक है, फैटी एसिड थायोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। इसी को अपन क्या कहते हैं, एसिल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है, लास्ट में जाके हमारे सामने एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा या फिर एसिल कोएंजाइम ए बनेगा, दोनों के मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। तो चूंकि एसिल कोएंजाइम का सिंथेसाइसिस होगा, इसलिए यहाँ पे इस एंजाइम का नाम अपन क्या कह सकते हैं, एसिल कोएंजाइम सिंथेटेज भी अपन इसे कह देते हैं। और सामान्य भाषा में इसका नाम क्या होता है, फैटी एसिड थायोकाइनेज होता है। ठीक है, ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए जो थायोकाइनेज एंजाइम है, फैटी एसिड थायोकाइनेज एंजाइम है, इसको जरूरत पड़ती है किसकी, एटीपी की। इसको जरूरत पड़ती है कोएंजाइम ए की, थायो कोएंजाइम ए की, क्योंकि यहाँ पे सल्फर मॉलिक्यूल भी जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा इसको जरूरत पड़ती है किसकी, मैग्नीशियम आयन की। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये क्या करता है, फैटी एसिड एसिल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फैटी एसिड कहाँ कन्वर्ट हो गई, सबसे पहले फैटी एसिड एसिल कोएंजाइम के अंदर, और क्या बन जाता है हमारे सामने, वाटर बन के आ जाता है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले आएगा फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड के साथ कोएंजाइम ए जुड़ेगा और एटीपी की हमें एक जरूरत पड़ेगी, यानी कि एटीपी की नीड होगी, एटीपी इसके साथ कंबाइंड होगा, ये वाला एटीपी। और फिर क्या बन जाएगा, फैटी एसिड के साथ क्या जुड़ जाएगा, कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा। और इस कोएंजाइम ए जुड़ने के बाद अपन इसे क्या नाम दे देंगे, इसके बाद अपन इसे क्या नाम दे देंगे, फैटी एसिड एसिल कोएंजाइम ए। ठीक है, और दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हमारे सामने आ जाएंगे, और जो एटीपी था वो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी के अंदर होते हैं 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए हमारे सामने, तो कितना बच गया, 1 मॉलिक्यूल बच गया। ठीक है, तो फैटी एसिड के साथ कोएंजाइम ए जुड़ गया, और इस एंजाइम के जुड़ने से क्या हो गया, जो फैटी एसिड से एक्टिवेट हो गए। ठीक है, कोएंजाइम ए के जुड़ने से फैटी एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गए। एंजाइम कौन सा काम आया, फैटी एसिड थायोकाइनेज या फिर एसिल कोएंजाइम सिंथेटेज एंजाइम यहाँ पे काम आया। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे सामने आता है, देखिए क्या, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिल कोएंजाइम ए फ्रॉम साइटोसोल इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्टेप को क्या कहा जाता है, रेट लिमिटिंग स्टेप कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा होता है, तो दूसरे नंबर का स्टेप है वो क्या होता है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है। अब देखिए क्या होगा, हम हमारे सामने क्या है, फैटी एसिल कोएंजाइम है, इसको कहाँ पहुंचाना है, साइटोसोल से कहाँ पहुंचाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि एसिल कोएंजाइम ए है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होते हैं, यानी कि कुछ होते हैं स्मॉल चेन के एसिल कोएंजाइम ए, यानी कि जिसके अंदर कार्बन की संख्या क्या होती है, कम होती है थोड़ी सी। ठीक है, फिर होते हैं मीडियम प्रकार के, जिसके अंदर कार्बन की संख्या होती है लगभग 10 कार्बन तक के होते हैं। और उसके बाद होते हैं लार्ज एसिल कोएंजाइम होते हैं, ये मैं आपको कोएंजाइम ए का टाइप बता रहा हूँ, फैटी एसिड कोएंजाइम ए का। ठीक है, तो कुछ होते हैं स्मॉल, जिसके अंदर 1 2 3 तक आपके कार्बन की संख्या होती है। उसके बाद मीडियम होते हैं, इसके अंदर लगभग 10 कार्बन तक की संख्या होती है। और 10 से ज़्यादा वाले क्या कहलाते हैं, लार्ज एसिल कोएंजाइम कहलाते हैं। तो जो स्मॉल और मीडियम कोएंजाइम ए है, ये बड़ी आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि इंटरचेंज हो जाते हैं, चले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, जो लार्ज एसिल कोएंजाइम होते हैं, जो कार्बन 10 से ज़्यादा का नंबर जिनके अंदर होता है, उनके लिए कभी भी डिफ्यूजन है वो काम नहीं करते, यानी कि वो आसानी से साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स के अंदर नहीं जा सकते। तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम करता है। उस स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को ही क्या कहते हैं अपन, कार्निटीन शटल कहते हैं। ठीक है, उस स्पेशल को क्या कहते हैं अपन, कार्निटीन शटल कह देते हैं। तो अब हम जिसकी भी बात करेंगे वो कार्निटीन शटल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हम लार्ज मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब स्मॉल और मीडियम को आप बिल्कुल भूल जाइए, ये मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन बताई थी। अब हम लार्ज की बात करेंगे, तो अपन कार्निटीन शटल के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए कार्निटीन शटल किस तरीके से काम करता है वो चीज़ देखिए। सबसे पहले क्या होगा, जो एसिल ग्रुप है वो एसिल कोएंजाइम ए बना लिया। अब एसिल कोएंजाइम ए ट्रांसफर होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। तो एसिल कोएंजाइम ए ट्रांसफर टू कार्निटीन टू फॉर्म एसिल कार्निटीन। ठीक है, एसिल कोएंजाइम ए है, ये कार्निटीन गुट को ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे कि वो क्या बना लेगा, एसिल कार्निटीन बना लेगा। ठीक है, एसिल कोएंजाइम ए था, कार्निटीन के साथ मिक्स हुआ और क्या बन गया, एसिल कार्निटीन बन गया। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम आने वाला है, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट, ये एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। ठीक है, ये काम कहाँ पे हो रहा है, ये काम हो रहा है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे सामने क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है।
यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस चल रही है, कौन सी, एसिल कोएंजाइम में किसके साथ जुड़ गया, कार्निटीन के साथ जुड़ गया और क्या बना लिया, एसिल कार्निटीन बना लिया। एंजाइम कौन सा काम आया, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट काम आया, और ये कहाँ पे काम चल रहा है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें चल रही है। दूसरे नंबर पर क्या होगा, जो एसिल कार्निटीन है, एसिल कार्निटीन इज देन शटल्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय अ ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब एक ट्रांसलोकेज एंजाइम आएगा और ये ट्रांसलोकेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से जो आउटर मेम्ब्रेन के पास थी, कौन सी, जो एसिल कार्निटीन जो आउटर मेम्ब्रेन के पास थी, वो कहाँ चली जाएगी, इनर मेम्ब्रेन के पास आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये ट्रांसफर होकर कहाँ आ गई, इनर मेम्ब्रेन के पास आ गई। अब आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या होगा, द एसिल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बैक टू कोएंजाइम ए। ठीक है, यानी कि जो एसिल ग्रुप था, वो वापस कहाँ चला जाएगा, कोएंजाइम ए के पास चला जाएगा, यानी कि कोएंजाइम ए वापस से परफॉर्म हो गया इन मैट्रिक्स बाय कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकंड। अब एंजाइम कौन सा काम आया यहाँ पे, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकंड यहाँ पे काम आया। फर्स्ट ने क्या कराया था, एसिल कार्निटीन को बनाया था, अब उसने क्या किया, एसिल ग्रुप को कार्निटीन से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और कार्निटीन से अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम आया, एसिल ट्रांसफरेज सेकंड आया। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, कार्निटीन is returned to the cytosolic side by translocase in exchange for a incoming acyl कार्निटीन। यानी कि पूरी प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है वो चीज़ आप समझिए। एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ कि सबसे पहले हमारे सामने था एसिल कोएंजाइम। कार्निटीन शटल का मतलब क्या होता है कि कार्निटीन यहाँ पे एक तरीके से चैनल का काम करेगा, ट्रेन की तरह काम करेगा। यानी कि एसिल कोएंजाइम आएगा, कार्निटीन के ऊपर बैठेगा और आउटर मेम्ब्रेन से कहाँ जाएगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। बाद में एसिल कोएंजाइम अलग हो जाएगा, कार्निटीन अलग हो जाएगा और कार्निटीन वापस कहाँ चला जाएगा, साइटोसोल के अंदर चला जाएगा और वहाँ से फिर दूसरी सवारी को लेकर आएगा, यानी दूसरे एसिल कोएंजाइम को लेकर आएगा। दो एंजाइम काम आने वाले हैं। सबसे पहले कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज फर्स्ट काम आएगा, जो एसिल कोएंजाइम को कार्निटीन के ऊपर बिठाएगा। ठीक है, एक टीटी की तरह समझ लीजिए इसको, टिकट देकर के जाइए आप, यहाँ जाके बैठ जाइए। उसके बाद एसिल कार्निटीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा, एसिल कार्निटीन है वो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। तो एक ट्रेन थी वो ट्रांसलोकेज के द्वारा कहाँ आ गई, अंदर आ गई, यानी सवारी अब उतरने वाली है। अब एसिल ग्रुप है वो उतर जाएगा, एसिल कोएंजाइम इधर आउटर मेम्ब्रेन सॉरी इनर मेम्ब्रेन की तरफ उतर जाएगा, जो कोएंजाइम है वो वापस चला जाएगा। और कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, कार्निटीन एसिल ट्रांसफरेज सेकंड है, ये दूसरा टीटी है जो वहाँ से टिकट को चेक कर रहा है कि आप आ गए, ठीक है आप यहाँ पे बैठ जाइए, अब दूसरी सवारी को लेने कार्निटीन चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्निटीन शटल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो अब तक हमारे सामने क्या हो चुका है कि जो फैटी एसिड कोएंजाइम ये था, ये साइटोसोल से कहाँ आ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर आ चुका है। अब जो आगे की प्रोसेस होगी वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर होने वाली है। ठीक है, चलिए अब जो बीटा ऑक्सीडेशन होगा ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होगा और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होने वाला है। अब बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, टोटल 4 स्टेप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, और एंजाइम कौन सा काम आता है यहाँ पे, एफएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे काम आता है। स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, यानी वाटर पे ऐड होगा और एंजाइम कौन सा काम आएगा, हाइड्रेटेज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वापस से, और एंजाइम कौन सा काम आएगा, एनएडी लिंक्ड डिहाइड्रोजनेज, यहाँ पे एनएडीएच की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 4 आएगा, जहाँ पे थायोलाइटिक क्लीवेज होगा और थायोलाइज एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। तो ये इन 4 स्टेप के अंदर क्या होने वाला है, बीटा ऑक्सीडेशन होने वाला है। चलिए बीटा ऑक्सीडेशन को अपन समझ लेते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर किस तरीके से होता है कि ईच साइकिल ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन लिबरेटिंग अ 2 कार्बन यूनिट एसिल कोएंजाइम एसिटिल कोएंजाइम ए अकर्स इन अ सीक्वेंस ऑफ 4 रिएक्शन। यानी कि लास्ट में जाके हमें जो ज़्यादा लंबी चेन थी, यानी कार्बन की फैटी एसिड की जो चेन होती है 16 कार्बन तक, 18 कार्बन 20 कार्बन तक होती है, उसे हमें लास्ट में जाके 2 कार्बन यूनिट के अंदर चेंज करना होता है एसिटिल कोएंजाइम ए की। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंसली 4 रिएक्शन चलने वाली हैं, चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले होगा ऑक्सीडेशन, फिर होगा हाइड्रेशन, फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा और लास्ट में जाके क्लीवेज होने वाला है। एक एक की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, और ऑक्सीडेशन किस प्रकार से होगा वो देखिए, एसिल कोएंजाइम ए है अंडरगोज डिहाइड्रोजिनेशन बाय एन एफएडी डिपेंडेंट फ्लेवो एंजाइम। ठीक है, एसिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन अल्फा एंड बीटा कार्बन, सेकंड और थर्ड कार्बन के अंदर ही होता है। तो ऑक्सीडेशन को समझिए सबसे पहले, इस डायग्राम के अंदर हम यहाँ पे समझने वाले हैं। देखिए ऑक्सीडेशन क्या होगा, ये देखिए ये हमारे सामने क्या है, एसिल कोएंजाइम ए है। ये डायग्राम किसका है, एसिल कोएंजाइम का डायग्राम है हमारे सामने, ये बन के आ गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे चीज़ें समझिए किस तरीके से है। ये हमारे सामने अल्फा कार्बन है, ये हमारे सामने बीटा कार्बन है, ये हमारे सामने गामा कार्बन है, गामा डेल्टा जो भी है। ठीक, तो अब हमारे सामने एसिल कोएंजाइम है। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि जो एसिल कोएंजाइम है, एसिल कोएंजाइम है डिहाइड्रोजिनेशन के अंदर जाएगा और एंजाइम यहाँ पे काम आएगा कौन सा, एसिल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो एंजाइम कौन सा काम आने वाला है यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा।
और जो FAD है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, FADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हमारे आगे काम आने वाला है। तो एक FADH2 हमारे सामने बन के आ गया, और जो एसिल कोएंजाइम ये था इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और एसिल कोएंजाइम किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इनोइल कोएंजाइम में, ठीक है। इनोइल कोएंजाइम के अंदर क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, इनोइल कोएंजाइम के अंदर ही क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब जैसा कि ऑक्सीडेशन में हमें पता लगा कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, सेकंड नंबर कार्बन और थर्ड नंबर कार्बन, यानी कि यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के अंदर क्या हो गया, हमारे सामने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड के बीच में, ठीक है। और अब ये मॉलिक्यूल कौन सा बन चुका है, इनोइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आइए, देखिए अब दूसरे नंबर की प्रोसेस होने वाली है हमारे सामने। दूसरे नंबर की प्रोसेस कौन सी है, हाइड्रेशन की प्रोसेस यहाँ पे होगी। हाइड्रेशन के अंदर क्या होगा, इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज ब्रिंग्स अबाउट द हाइड्रेशन ऑफ द डबल बॉन्ड फ्रॉम बीटा हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए। अब यहाँ पे हाइड्रेशन होगा किसका, सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन का, सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन का जब यहाँ पे हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ऐड होगा किसका, हाइड्रोजन H2O का यहाँ पे ऐड होगा, वाटर का ऐड होगा, और प्रोसेस कौन सी है, हाइड्रेशन प्रोसेस है। और एंजाइम कौन सा काम आने वाला है, इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है इनोइल कोएंजाइम ए के ऊपर, इसलिए इनोइल कोएंजाइम ए काम आ रहा है, और हाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है इसलिए हाइड्रेटेज एंजाइम यहाँ पे काम आ रहा है। H2O का ऐड होगा, H2O का ऐड किस प्रकार से होगा, देखिए कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड था फिर से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद इस कार्बन पे जो जगह खाली हुई थी वहाँ पे आके जुड़ जाएगा OH, और इस कार्बन पे जो जगह खाली हुई थी वहाँ पे आके जुड़ जाएगा H, ठीक है। H2O है, ब्रेक होगा किसके अंदर, H और OH के अंदर, तो H आके जुड़ जाएगा सेकंड नंबर कार्बन पे, OH आके जुड़ जाएगा थर्ड नंबर कार्बन पे, ठीक है। हाइड्रेशन हो चुका है, यानी H2 का ऐड यहाँ पे हो चुका है। और ये एंजाइम कौन सा बन चुका है हमारे सामने, एंजाइम कौन सा बन चुका है, एंजाइम बन चुका है हमारे सामने L3 हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए, यहाँ पे ये बन चुका है, ठीक है। हाइड्रेशन हो चुका है तो हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए यहाँ पे बन चुका है। अब देखिए, अब तीसरे नंबर की प्रोसेस हमारे सामने होगी, तीसरे नंबर की प्रोसेस होगी, तीसरे नंबर की प्रोसेस का मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वापस से। अब जो बीटा हाइड्रोक्सी एसिल कोएंजाइम ए बना है इसका डिहाइड्रोजनेशन होगा दोबारा से, और सेकेंडरी ऑक्सीडेशन होगा, और जनरेट होगा किसका, NADH का, ठीक है। और प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन होगा, बीटा कीटो एसिल कोएंजाइम ए, ठीक है। दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा, दोबारा से ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे, और अब कौन सा एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि ये प्रोसेस हो रही है हाइड्रोक्सिल कोएंजाइम ए पर, और प्रोसेस कौन सी हो रही है, डिहाइड्रोजनेशन की हो रही है, इसलिए ये एंजाइम यहाँ पे काम आने वाला है। लेकिन किस तरीके से ये होगा कि NADH का जो फॉर्मेशन है होगा किससे, NADH प्लस का फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है, यानी कि जो ऑक्सीडेशन होगा, जो हाइड्रोजन निकल रहा है उस हाइड्रोजन को कौन गेन कर लेगा, NAD प्लस गेन कर लेगा, और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, NADH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोसेस कौन सी हो गई है, दोबारा से ऑक्सीडेशन हो गई। और प्रोडक्ट कौन सा फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ 3 कीटो एसिल कोएंजाइम ए, ठीक है। और ये हमारे सामने प्रोडक्ट बन के आ गया 3 कीटो एसिल कोएंजाइम ए, ये प्रोसेस हमारे सामने प्रोडक्ट बन के आ गया, ठीक है। अब जो भी चीज़ें होगी लास्ट में जाके जो प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है, लास्ट की प्रोसेस को हमने क्या कहा था, लास्ट की प्रोसेस को हमने कहा था क्लीवेज। क्लीवेज के अंदर क्या होगा कि द फाइनल रिएक्शन इन बीटा ऑक्सीडेशन इज द लिबरेशन ऑफ 2 कार्बन फ्रेगमेंट, यानी कि 2 कार्बन के फ्रेगमेंट बनेंगे यहाँ पे, एसिटिल कोएंजाइम ए फ्रॉम एसिल कोएंजाइम ए, ठीक है। एसिल कोएंजाइम ए से क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। दिस अकर बाय अ थायोलिटिक क्लीवेज कैटालाइज्ड, यानी कि थायोलिटिक क्लीवेज एंजाइम के द्वारा ये प्रोसेस होगी, और उस एंजाइम का नाम क्या है, बीटा केटो एसिल कोएंजाइम ए थायोलेज, ठीक है। या फिर सिंपली हम उसे क्या कहते हैं, थायोलेज कह देते हैं। इस चार्ट के अंदर समझिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे सामने बना 3 कीटो एसिल कोएंजाइम ए, ठीक है। थायोलाइसिस की प्रोसेस होगी, थायोलाइसिस की प्रोसेस, और इसके अंदर ऐड कौन होगा, कोएंजाइम ए यहाँ पे ऐड होगा, और कैसा ऐड होगा, थायोलेज वाला कोएंजाइम यहाँ पे ऐड होने वाला है। बीटा कीटो थायोलेज एंजाइम यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 2 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से, सबसे पहले बनेगा एसिल कोएंजाइम ए, और लास्ट में बनेगा हमारे सामने एसिटिल कोएंजाइम ए। एसिल कोएंजाइम ए बना शॉर्ट एंड है बाई 2 कार्बन एटम से, यानी इसके अंदर हमें 2 कार्बन देखने को मिले हैं, और इसके अंदर भी हमें कितने कार्बन मिले हैं, 2 कार्बन देखने को मिले हैं, और ये कौन सा है, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। और अब आगे क्या होगा वो चीज़ समझिए कि ये जो एसिल कोएंजाइम ए है, एसिल कोएंजाइम ए दोबारा यहाँ आ जाएगा, एसिल कोएंजाइम ए दोबारा यहाँ आ जाएगा, और फिर से ये जो प्रोसेस है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो एसिटिल कोएंजाइम ए बना है, ये एसिटिल कोएंजाइम ए कहाँ एंटर कर जाएगा, TCA साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा, या फिर इसे ही अपन क्या कहते हैं, क्रैब साइकिल कहते हैं, क्रैब साइकिल के अंदर ये एंटर कर जाएगा, और आगे चल के प्रोसेस जो है फर्दर होगी, और लास्ट में जाके हमें ETC के थ्रू क्या मिल जाएगा, ATP मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। 4 स्टेप मैंने आपको बता दिए, फिर से आप वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में एनर्जी की बात कर लेते हैं कि हमें एनर्जी किस प्रकार से और कितनी मिलती है। एनर्जेटिक्स की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो देखिए हमने एग्जांपल लिया है कि इसका पाल्मेटिक एसिड का, ठीक है। पाल्मेटिक एसिड का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो एक पाल्मेटिक एसिड से कितने हमें ATP मिलेंगे वो चीज़ समझिए। तो पाल्मेटिक एसिड क्या है, 16 कार्बन कंपाउंड है,
यानी कि ये 16 कार्बन कंपाउंड है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमें कार्निटीन शटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो 7 साइकिल के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, एक साइकिल से बात नहीं चलती, 7 साइकिल से बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो सीधी सी बात है, 60 साइकिल से यदि बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमें एक बीटा ऑक्सीडेशन से कितने मिल रहे हैं, एक FeDH2 मिलता है और एक NADH2 मिलता है। ठीक है, तो 7 से कितने मिलेंगे, 7 FeDH2 मिलेंगे और 7 NADH मिलेंगे हमें। प्रत्येक FeDH से कितने ATP मिलते हैं, 1.5 ATP मिलते हैं, इसको कई बार 2 ATP भी लिखा जाता है। और 7 NADH से कितने मिलते हैं, 2.5 ATP मिलता है, इसको कई बार 3 ATP लिखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से काउंटिंग देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से करनी है। बड़ी बुक्स के अंदर ये 1.5 और 2.5 के अंदर बताया जाता है, लेकिन जो लोअर लेवल की बुक्स होती हैं उनमें इसको बढ़ा के ईजी का काउंटिंग करने के लिए, हमें कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए 2 और 3 बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ से 1.5 और 2.5 से ही काउंटिंग यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए 7 FeDH2 से कितने बने हमारे सामने, यदि 7 से गुणा करते हैं अपन 1.5 का तो हमारे सामने बचते हैं 10.5 ATP, और 7 NADH2 से कितने मिलते हैं हमारे सामने, 17.5 ATP यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आइए, 8 एसिटिल कोएंजाइम ए हमारे सामने बने। जब 8 एसिटिल कोएंजाइम ए TCA साइकिल के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ से हमें कितने ATP देगा, 10 ATP हमें मिलने वाले हैं, और 10 ATP हमें मिलेंगे एक एसिटिल कोएंजाइम ए से। ठीक है, तो 8 से कितने मिलेंगे हमें, 80 ATP हमें वहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ पालमेट 12 कोएंजाइम ए से कितनी मिली हमें 108 ATP हमें टोटल यहाँ पे मिल गई। ठीक है, लेकिन हमें पता था कि एनर्जी को यूटिलाइज किया गया था किसके लिए, एक्टिवेशन के लिए। सबसे पहले पेज पर हम आते हैं एक्टिवेशन के लिए, यहाँ पे ATP को यूज़ किया गया था, और यहाँ पे कितने ATP लिए थे हमने, 2 ATP का यहाँ पे यूज़ किया था। ठीक है, 2 ATP हमारे सामने आए, 2 ATP हमारे सामने आए, यानी हमें 2 का एनर्जी को यूटिलाइज किया, यानी हमें खर्च किया 2 ATP का, तो 2 को यहाँ से माइनस कर देंगे तो टोटल हमारे सामने कितने ATP बन जाएंगे, 106 ATP हमें मिलने वाले हैं। यानी कि एक मॉलिक्यूल के पाल्मेटेट या फिर पाल्मेटिक एसिड के बीटा ऑक्सीडेशन से हमें कितनी ATP मिलेगी, 106 ATP हमें मिलने वाली। कुछ इस तरीके से आप एनर्जी की काउंटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बीटा ऑक्सीडेशन को आपको कंप्लीट करा दिया। आप वीडियो को देखिएगा, आपको इसके खुद के नोट्स बनाइएगा अपने हाथ से, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और ये टॉपिक मैंने क्लियर करा दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।